किसी हिंदी फ़िल्म का ही एक ये बहुत बेकार सा गाना था जिसके कुछ बोल इस तरह के थे कि ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज़ दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपैया। जी हाँ, ये जो इस देश के खोखले सितारों की एक बहुत बड़ी जमात बन गई है ना, इनके लिए 2 ही प्रेमी हैं, 2 ही पूजनीय हैं, 2 ही इनकी ज़िंदगी के मकसद हैं। एक है मोदी जी की भक्ति और दूसरा है रोकड़े की भक्ति यानी पैसों की भक्ति। लेकिन पैसों की भक्ति के चक्कर में ये भक्त आपस में लड़ जाएं, ये सुन के थोड़ी सी हैरानी जरूर होती है। अभी हाल ही में बड़ी चर्चा में है, आपने सुना होगा कि अक्षय कुमार ने, जो खुद बहुत बड़े मोदी भक्त हैं, उन्होंने एक और मोदी भक्त परेश रावल को अदालत में घसीट दिया है। 25 करोड़ का मुकदमा दायर किया है परेश रावल पर। 2 मोदी भक्त आपस में ही भिड़ गए। थोड़ा हैरानी की बात है, वो तो दोस्त भी पुराने हैं, लेकिन क्या करें, दोस्ती और मोदी भक्ति पीछे रह जाती है जब बात आती है पैसे की। दोनों ही, अक्षय कुमार हो चाहे परेश रावल हो, चाहे इनफैक्ट जितने ये खोखले सितारे हैं मोदी भक्ति वाले, सबका एक ही कैरेक्टर है। चाहे वो कश्मीर फाइल्स बनाने वाले हों, चाहे वो केरला स्टोरी वाले हों, चाहे वो अनुपम खेर हो, चाहे कंगना रनौत हो, सबका प्यार, पहला प्यार पैसा है। कभी कभी मुझे लगता है कि मोदी जी के कंधों पे चढ़कर ये उस पैसे को पाना चाहते हैं, इसलिए मोदी जी को कभी कभी लगता है इस्तेमाल करते हैं ये लोग। पहला प्यार तो पैसा है, दूसरा प्यार मोदी जी है, बाकी तो ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जैसा मैंने कहा। मामला कुछ इस तरह से, अगर आपने नहीं सुना, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि कुछ साल पहले बहुत अच्छी फिल्म आई थी, हेरा फेरी, जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल थे। और परेश रावल का वो बाबू भैया के कैरेक्टर के अभी भी रील्स बहुत बनती है, आपने देखा होगा। फिर आई हेरा फेरी 2, वो भी बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी चली दोनों फिल्में। लेकिन बहुत सालों से हेरा फेरी 3 नहीं आ रही थी। कई बार अनाउंसमेंट हुई, फिर उसके बाद वो कैंसिल हो जाती थी। लेकिन अब अल्टीमेटली हेरा फेरी 3 बन रही थी, उसमें फिर वापस वही अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल, और डायरेक्टर वही प्रियदर्शन लौट रहे थे इस बार। लेकिन इस बार फर्क ये था कि इस बार प्रोड्यूसर की कुर्सी पर अक्षय कुमार खुद बैठे थे। अब ऐसे में बिना प्रोड्यूसर को बताए परेश रावल एक अजीब सा डिसीजन ले लेते हैं। वो भी तब जब कहा जाता है कि इस फिल्म का कुछ हिस्सा शूट भी हो गया था। कुछ कहते हैं कि प्रोमो भी शूट हो गया था, कुछ कहते हैं टीजर शूट हो गया था, कुछ कहते हैं फोटो सेशन वगैरह, ड्रेस वगैरह सब कुछ फाइनलाइज हो गई थी, शूटिंग डेट्स फाइनलाइज हो गई थी। लेकिन परेश रावल को एक दिन याद आया कि भाई, मैं क्रिएटिवली थोड़ा सा बंद जाऊंगा फिर से बाबू भैया की इमेज में। तो उन्होंने कह दिया कि मैं अपने आप सोशल मीडिया पर अनाउंस किया कि मैं इससे दूर हो रहा हूँ, हेरा फेरी 3 से। अब ये सुनकर जाहिर सी बात है, एक्टर पर अक्षय कुमार को इतना फर्क ना पड़ा जितना प्रोड्यूसर अक्षय कुमार को पड़ा। जमीन के नीचे की, पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। अब दोस्ती चाहे कैसी भी हो, चाहे मोदी जी की दोनों सख्त भक्त हो, लेकिन पैसे के आगे कोई नहीं। तो अक्षय कुमार ने 25 करोड़ का मुकदमा परेश रावल पर ठोकने का फैसला ले लिया, लीगल नोटिस भेज दिया। अब परेश रावल इससे थोड़े से सक पका गए। अब परेश रावल सफाइयां देते फिर नहीं कि क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से नहीं छोड़ी उन्होंने फिल्म, कुछ और वजह से। चलो, जो भी वजह हो वो जाने, हम उस पर ज़्यादा नहीं बात करेंगे। बात दरअसल मैं आज इन दोनों का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं कि देखिए, दोनों की आइडियोलॉजी सेम। मोदी जी का इंटरव्यू करने वाले अक्षय कुमार आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, इतना बड़ा, इतना मुश्किल सवाल पूछने वाले अक्षय कुमार। परेश रावल तो सांसद रहे हैं बीजेपी के 14 से 19 तक, वो तो वैसे ही मोदी भक्त। अब दोनों मोदी भक्तों ने आपस में एक दूसरे से लड़ने से पहले ये भी नहीं सोचा कि मोदी जी क्या सोचेंगे, या कभी कभी मुझे लगता है मोदी जी के कहने से भी ये दोनों पैसे के मामले में एक दूसरे के सामने झुकने वाले नहीं थे। कोई कहता है कि परेश रावल को पैसा कम लग रहा था, इसलिए पैसा बढ़वाने के लिए उन्होंने ये किया। कोई कहता है कि कुछ और डिफरेंसेस थे, उनको लग रहा था कि उनके रोल में अब वो दम नहीं है, वो चाहते थे कि वो भी एक बड़ा रोल, या कुछ इस तरह की चीज़ें कही जाती है। सोशल मीडिया पे परेश रावल को बहुत ट्रोल किया जा रहा है,
लोग उनके बारे में तरह तरह की नेगेटिव बातें कर रहे हैं। परेश रावल इसलिए ज़्यादा मुझे लग रहा है इस वक्त सत्ते में, क्योंकि ये हाल फिलहाल में पिछले मेरे ख्याल 30-40 साल में पहली बार मैंने सुना ऐसा कोई मामला सामने आया जहां एक एक्टर ने दूसरे एक्टर पे इतना बड़ा मुकदमा दायर किया हो, क्योंकि वो प्रोड्यूसर है, उसका नुकसान है, और जाहिर सी बात है नुकसान होगा तो वो कर सकता है। लेकिन कई बार होता है कि जैसे दोस्ती है, अक्षय कुमार परेश रावल की दोस्ती मानी जाती है, इनकी दोस्ती अच्छी है। फिर मैंने कहा एक कॉमन फैक्टर मोदी जी है, कॉमन फैक्टर बीजेपी है, तो उसका भी लिहाज नहीं किया और उन्होंने, अक्षय कुमार ने सीधा अदालत में घसीटने का फैसला कर दिया। इससे एक चीज साफ होती है, वो ये है कि ये जो सो कॉल्ड खोखले सितारे, जिनको मैं कहता हूं सो कॉल्ड मोदी भक्त खोखले सितारे हैं, इनके लिए कोई दोस्ती, कोई मान ईमान नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इनके लिए पैसा है। पैसे के आगे रिश्ते इनके लिए छोटे हैं। और अगर आप इस नज़रिए से देखें तो आप एक बात तय मानिए, जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं तब तक ये मोदी जी के साथ खड़े। जिस दिन मोदी जी उस कुर्सी से हटेंगे, ये मोदी जी का साथ भी छोड़ देंगे। फिर ये मोदी जी के साथ खड़े आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसे लोग उसी के साथ खड़े होते हैं जिसके कंधे पर चढ़कर इन्हें कुछ हासिल होता हो। परेश रावल, जिसे मैं बहुत अच्छा एक्टर मानता था, मुझे लगता था बड़े पढ़े लिखे, बड़े समझदार है, एक्टर अच्छा है, नो डाउट, लेकिन जो इनकी सोच है, वो सोच से कई बार अब तो हैरानी होने लगी है। परेश रावल को मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए चाइना में क्या इन्वेंशन चल रही है। चाइना में टॉयलेट में ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है जिससे टॉयलेट वहीं टेस्ट हो जाएगा कि आपकी हेल्थ कैसी है। ये चाइना है जिससे आप compete करने की कोशिश करते हैं। ये परेश रावल को मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं कि वही परेश रावल है जिन्होंने कुछ दिन पहले एक चैनल के इंटरव्यू में कहा था कि अपने आप को ठीक करने के लिए इन्होंने अपना पेशाब पिया था, मूत्र पिया था। आइडल है परेश रावल, बड़े एक्टर हैं, लोग फॉलो करते हैं इनको, इनकी एक्टिंग के दीवाने हैं, इनके फॉलोअर्स हैं, इनके जो है सपोर्टर्स हैं, इनके फैन हैं। उन्हें ये ज्ञान देते हैं कि अपने आप को ठीक करने के लिए अपना पेशाब पीना चाहिए। अब एक एक्टर के तौर पर, एक एक्स सांसद के तौर पर परेश रावल को आने वाली जनरेशन को या इस देश की युवा जनरेशन को वो सिखाना चाहिए जो ये बोल रहे हैं, या जो चाइना कर रहा है इस तरह की चीजें, इनोवेशन, इस तरह का इनोवेशन दिखाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। इसलिए मैं परेश रावल को स्पेशली ये चीज दिखा रहा हूं कि वो फॉरवर्ड सोच क्या होती है। इसलिए चाइना आज कहां से कहां पहुंच गया, अमेरिका को टक्कर दे रहा है पूरी, और भारत दे सकता था, भारत चीन को पूरी टक्कर दे सकता है। लेकिन ये जो परेश रावल जैसे लोगों की जो ये सोच जो लोगों में डाली जा रही है, ये आगे की जगह देश को पीछे ले जा रही है। आज की डेट में आसपास नजर डालिए, चाहे वो फिल्में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो आम जनजीवन हो, कौन आपको फ्यूचरिस्टिक बात करता हुआ नजर आता है? कौन आपको रोबोट की बात करता नजर आ रहा है? कौन आपको एआई की बात करता नजर आ रहा है? एआई की बात तभी नजर आती है जब कोई और देश एआई लॉन्च कर देता है, तब मोदी जी का एआई का मीनिंग मोदी जी देश को समझाने लगते हैं। कौन 6G की बात कर रहा है, कौन नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, कौन स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है? कोई करता दिखता है आपको? हम भी, जिसमें मैं अपने आप को भी शामिल करता हूँ, कभी हम भी ऐसी बात करते हुए मिलते हैं आपको? कभी नहीं। हम क्या बात कर रहे हैं पिछले 10 साल से, 11 साल से? हिंदू खतरे में है, मुसलमान जो है वो राज करेगा, ईसाई वैसा है, सिख वैसा है, सिख सवाल पूछे तो खालिस्तानी है, मुसलमान सवाल पूछे तो पाकिस्तानी है, विपक्ष सवाल पूछे तो देशद्रोही है। लेकिन हिंदुत्व के ठेकेदार हिंदू धर्म के नाम पर किसी भी मस्जिद के बाहर कोई भी हुड़दंग कर सकते हैं, किसी भी गली मोहल्ले में, किसी भी सड़क पर बड़े बड़े स्पीकर लगाकर गंदी गंदी भाषा वाले गाने प्ले कर सकते हैं, वो भी श्री राम के नाम की आड़ में। आसपास गुजरती हुई उन्हीं हिंदुओं की माए बहनें वो गाने सुनती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी में सिर नीचा करके चली जाती है। ये पिछले 10 साल से हो रहा है।
कहीं आपको कोई इनोवेशन होता दिख रहा हो, कहीं कोई बड़ा कॉन्क्लेव हो रहा हो, कहीं कोई एग्जीबिशन लग रहा हो जो नई इनोवेशन पे है। एग्जीबिशन, कॉन्क्लेव ये सब वहीं लगते हैं जहां मोदी जी को फुल फ्लेज जो है वो पब्लिसिटी मिल रही हो। उनके फिल्मी डायलॉग और फिल्मी स्टाइल में रहने के शौक तो सबको मालूम है। अभी हाल ही में एक डायलॉग बोला था ना उन्होंने, मोदी की रगों में खून नहीं, गर्म सिंदूर दौड़ता है। बड़ा फिल्मी डायलॉग है। और मोदी जी कितने महंगे प्रधानमंत्री है, किसी से छुपाने की जरूरत नहीं। कहा जाता है अब तक के देश के सबसे महंगे प्रधानमंत्री है, जिस तरह के मोदी जी के शौक है, जो पहनावे हैं, जो उनके स्टाइल हैं, वो अपने आप में है। ये भी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि जितने फोटोग्राफ्स और वीडियोस रिकॉर्डिंग्स मोदी जी की हैं, देश के अब तक के टोटल प्रधानमंत्रियों की मिला के इतनी नहीं होती। तो बड़े देश को बड़े महंगे प्रधानमंत्री मिले और महंगे प्रधानमंत्री के महंगे शौक हैं। वो सब जहां जहां होंगे वही आपको मिलेगा। जहां क्रिएटिव बातें होंगी आपको नहीं मिलेगी। कहीं आपको बात मिलती है कोई सीवी रमन भारत से निकला जाए, कोई एपीजे अब्दुल कलाम निकले, कोई जो है वो ऐसा निकले जो नोबेल के लिए जिसका नामित हो। हाँ, नोबेल से याद आया, नोबेल के लिए भी कोशिश सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के लिए की जाती है कि कुछ मोदी जी की ऐसी इमेज बनाई जाए कि उन्हें नोबेल के लिए नॉमिनेट किया जा सके। मोदी जी के अलावा इस देश में किसी का कोई अस्तित्व नहीं, कोई किसी को नहीं दिखता है। इस देश में जो हासिल होगा वो मोदी जी को होगा। नाली भी अगर आपके मोहल्ले में बन रही है तो वो भी मोदी जी की वजह से बन रही है। और भारत अगर स्पेस में भी कोई नई इनोवेशन करता है, नई उपलब्धि हासिल करता है, वो भी मोदी जी की वजह से होगा। नाली से लेके नील गगन तक सब कुछ मोदी जी के नाम होगा, बाकी किसी को कोई हक नहीं है। और इसमें मदद करते हैं यही खोखले सितारे, यही लोग हेट मॉन्गर्स बनते हैं, यही लोग जहरीली फिल्में बनाते हैं, यही लोग अपने बयानों से लोगों में एक तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। यही लोग कहते हैं कि ये युग तो स्वर्णिम युग है। और जब से स्वर्णिम युग है, 4 आतंकवादी 26 मासूम लोगों की जान ले लेते हैं, उनका तो पता चलता नहीं, लेकिन उन पर राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू हो जाती है और सवाल पूछने वालों को जेल में डाल दिया जाता है। ये खोखले सितारों की फौज जो है, दरअसल इस देश को भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अपनी तरह खोखला कर रही है। और जल्द इन खोखलों का काम तमाम ना हुआ, यानी इन खोखलों की जो एक दौर चल रहा है ख़त्म नहीं हुआ, तो आने वाली जनरेशन के लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हम छोड़ के जाएंगे। फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।